प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग अब तक प्रकाश से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं और वहां सबसे पहले हमने अध्ययन किया था दर्पण से संबंधित। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण से संबंधित। और गोली दर्पण से संबंधित हमने जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो चाहे आपके इनर चैप्टर के हों और चाहे चैप्टर के लास्ट के जितने प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों का हम बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से ज्ञान पूर्वक उसका क्या किए थे, अध्ययन किए थे। और आप लोग का सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त रहा इस चैनल के साथ और इस लेक्चर को लेकर। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है प्रकाश में वो है आपका अपवर्तन से संबंधित, अपवर्तनांक से संबंधित क्या है, किस प्रकार से इस चीज को समझते हैं। ये बहुत शानदार है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारा एक जैसा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, आपको ये बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कांच में कितना होगा, वायु में कितना होगा, जल में अपवर्तनांक कितना होगा या जल का अपवर्तनांक कितना होगा, इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ पे छोटी छोटी कुछ बातों को समझने हैं। वैसे तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन एक बार रिमाइंड कराने के लिए मैं वो सारी बातों को यहाँ पे दोबारा क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जैसे कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जो वो है हमारा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक एक चीज हम थोड़ा यहाँ समझते चलेंगे, ठीक से आप समझिएगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो इसके बारे में हम बात करें। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई दो माध्यम है, यह ऊपर वाला है माध्यम 1 और नीचे वाला है माध्यम 2। ठीक, एक हो गया माध्यम 1 और एक हो गया माध्यम 2। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण सदैव ही अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या मतलब है? हमने कहा कि मान लीजिए कि यह कोई माध्यम है एक, इस माध्यम में इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, किसकी किरण है ये? तो यह है हमारी प्रकाश की किरण। प्रकाश की यह किरण है जो हमारे एक माध्यम से चलकर कहाँ जा रही है? दूसरे माध्यम को। तो जब दूसरे माध्यम पर चलेगी तो यह अपने पथ से क्या होगी? विचलित हो जाएगी। किस प्रकार से विचलित होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो परिस्थितियां हमारे पास जनरेट होती है। क्या कहते हैं कि यदि पहला माध्यम हमारा विरल हो और दूसरा माध्यम क्या हो? सघन हो। क्या इसका मतलब है? पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट कि आप अगर खुले वातावरण में चल रहे हैं तो किस में चल रहे हैं? वायु में चल रहे हैं। और फिर आपको यहाँ से उठाकर ले जाकर किसी तालाब में चला दिया जाए या किसी आपके नहर में चला दिया जाए या किसी पुल में चला दिया जाए तो क्या होगा? जितनी सरलता से आप इस वायु में चल पा रहे हैं क्या उतनी ही सरलता से आप उस द्रव में भी चल पाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं सर। द्रव में चलने में आपको क्या होगी? समस्या होगी, जबकि वायु में चलने में आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो वायु और द्रव में कौन विरल कौन सघन? तो जिसमें आसानी से चल पा रहे हैं वो आपका विरल और जिसमें चलने में कठिनाई हो रही है वो क्या हो रहा है? सघन। तो हमने कहा कि यदि पहला माध्यम हमारा विरल हो और दूसरा माध्यम क्या हो जाए? सघन, तो इस परिस्थिति में क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि यदि पहला माध्यम आपका विरल और दूसरा माध्यम क्या होता है? सघन, तो इस परिस्थिति में प्रकाश की किरण, अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, लंबवत लाइन लिया, ये है हमारा अभिलंब, इसे हम एन डैश से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिलंब। अब ये आने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है भाई? तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है ऐसे। ठीक, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। और यहीं पर दूसरी कंडीशन अगर कहते हैं कि मान लो कि एक प्रकाश की किरण अब सघन से विरल की ओर जा रही है, जैसे मान ली ऐसे हमने कह दिया कि एक प्रकाश की किरण है कुछ इस प्रकार से जा रही है, यह हमारी प्रकाश की किरण है। प्रकाश किरण अब की बार किधर से प्रवेश कर रही है? तो यह प्रवेश कर रही है सघन माध्यम से। अब कहाँ जा रही है? विरल माध्यम की ओर। तो जब सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है
तो यह अविलंब से दूर हट जाती है, यह अब की बार ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां बना हुआ कोण जो है और यह बना हुआ कोण, दोनों कोणों में क्या पाया जाएगा? अंतर। जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो बना हुआ कोण छोटा हो जाएगा, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो बना हुआ कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो उस कंडीशन में वह अविलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से कहां हट जाती है? दूर हट जाती है। तो ये बात हुई पहले प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा हम बात यहाँ पे करेंगे, दूसरा जो हमारा टॉपिक है समझने योग्य, वो है आपका स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम क्या कहता है भाई? ये ध्यान समझना। एक्चुअल में स्नेल का नियम जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का नियम का दूसरा भाग है। मतलब प्रकाश का अपवर्तन का अगर नियम पढ़ोगे तो उसमें जो दूसरा नियम कहता है वही हमारा क्या है? स्नेल का नियम है। क्या कहता है स्नेल का नियम भाई? ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक दो माध्यम ले लिया, एक माध्यम ऊपर है हमारा कोई माध्यम एक, और एक अन्य माध्यम हमने ले लिया नीचे, माध्यम दो। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है ये ध्यान से सुनो, कि मान लो कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर अगर प्रवेश करे तो वो जाहिर सी बात है अविलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। अभी आपने बात पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा? आपने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं इसका? आपतित किरण। और अपवर्तन के पश्चात जो जाती है उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्लियर है? अब आगे क्या कहानी है भाई? यहाँ पे आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना हुआ जो कोण होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसे भाई? इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। और अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं उसे? अपवर्तन कोण। ठीक, अब इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? आई से। ऐसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना हुआ आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना हुआ अपवर्तन कोणों की जया का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसका मतलब हो गया कि साइन आई, जया को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन। तो साइन आई अपान साइन आर, इसका मान सदैव क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां से स्नेल के नियम से हमें एक बात समझ में आ गई कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोणों की जय का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। और यह जो नियत होता है एक्चुअल में कुछ और नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्योंकि अपवर्तनांक भी जो हमारा होता है वह एक प्रकार का कैसा मान है? नियत मान है। तो अगर हम अपवर्तनांक के बारे में यहाँ पे बात करें, इसके बारे में अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को अगर हम n से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें भाई? n से। तो n बराबर हमारा होता है साइन आई अपान साइन आर। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको बात? तो इसकी जरूरत कहां पड़ेगी अभी मैं आपको कुछ देर के बाद से बताऊंगा कि n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर का मान किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो चलिए ये चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे अब बात करेंगे। वो बात हम करेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जो यहाँ पे एक शब्द हमने अपवर्तनांक डाल दिया, यह किसे कहा जाता है। क्लियर ना? तो इसे नोट कर लें। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन समझा, उसके बाद से स्नेल का नियम देखा, और स्नेल का नियम से मिल गया साइन आई अपन साइन आर ये नियत के बराबर होता है, या अपवर्तनांक n हमारा जो होता है वो साइन आई अपन साइन आर के क्या होता है? बराबर होता है। अब बात आती है दूसरी बात क्या है? वो है हमारे अपवर्तनांक से। तो हम थर्ड ले रहे हैं यहाँ पे, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक, जो यह अपवर्तनांक शब्द है यह एक्चुअल में किसी एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि y में चलना
द्रव में चलने की अपेक्षा ज्यादा आसान है। इसका मतलब द्रव का अपवर्तनांक जो है वह वायु की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, उसमें सघनता ज्यादा है, इसलिए उसका अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। तो हम यहाँ पे किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम का सापेक्ष कैसे अपवर्तनांक समझ सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि मान लो इसे देखो ध्यान, ऊपर वाला एक माध्यम हो गया, हमने कह दिया कि यह माध्यम एक है और यह माध्यम हमारा क्या है, दो, ठीक है जी। और यह हमारा बन गया अभिलंब, क्या यह आ गया हमारा अभिलंब। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा कि एक प्रकाश की कोई किरण है जो इस प्रकार से आपतन बिंदु पे आके टकरा रही है, यह आपकी आपतित किरण है और अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से चली जा रही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हम किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। अब इसमें एक बात समझने वाली है, हमने कहा कि माना प्रकाश की किरण का पहले माध्यम में जो चाल है वो हमने कह दिया कि वह है C1 और दूसरे माध्यम में जो चाल है वो हमने क्या कह दिया, C2। तो इस आधार पे अपवर्तनांक क्या होगा, तो देखना ध्यान से कैसे मैं लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहां लिखा N21, क्या मतलब हुआ, N21 का हुआ कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और यह बराबर होता है आपका पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यह हमारा क्या निकल के आ गया, N21। N21 का मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। उसी प्रकार से पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो यह होगा N12 पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यह हो जाएगा हमारा। अब की बात देखो, जब दूसरा था तो यहाँ पहला था, यहाँ पहला होगा तो यहाँ क्या आएगा, दूसरा। लिखेंगे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। क्लियर है, समझ आ गया बात। अब देखिए यहाँ पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना था, C1, और दूसरे माध्यम में क्या था, C2। तो N21 इक्वल टू होगा C1 अपान C2 और N12 बराबर क्या होगा, यह हो जाएगा C2 अपान C1। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आगे, अब इसी से एक संबंध निकालते हैं कि N21 और N12 में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है कि N21 बराबर होता है 1/N12 के, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया कि N21 जो हमारा होगा यह बराबर हो जाएगा N12 के। क्लियर है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो कहा जाए कि यह वायु है और ये क्या है आपका, यह एक प्रकार का जल है। मैं कहूं कि वायु का अपवर्तनांक, या ऐसे कहूं कि कोई प्रकाश की किरण वायु से होते हुए कहाँ जा रही है, जल को जा रही है, तब वायु का अपवर्तनांक यदि 1.5 है तो जल का अपवर्तनांक बताइए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाला आपका मान निकालना पड़ेगा, N21 इक्वल टू 1/N12 के आधार पर, और आसानी से आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। क्लियर ना। तो एक चीज आ गया, इसका मतलब हमने दूसरा यहाँ पे क्या प्राप्त किया भाई, तो दूसरा प्राप्त हमको हो गया कि N21 बराबर होता है C1 अपान C2 और N12 बराबर होता है C2 अपान C1, इसलिए N12 बराबर होगा 1/N21, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। यहाँ पे चौथी बात जो निकल के आती है वो हमारी आती है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अब यहाँ पे बेटा लिखने के तरीके बहुत सारे हैं। जो मैंने इस तरीके से लिखा है इसको आगे पीछे भी करके लिखा जा सकता है, जैसे N21 को 1N2 भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है इसको, इसको लिखा जा सकता है 1N2, मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक।
ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, 1 2 के जगह पे नाम भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लो कि वायु है तो वायु को एयर से लिखते हैं, ये हमारा क्या है वाटर है तो वाटर को एल से लिखते हैं। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको को लिखना अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखियो वन, तो वन कौन था ये, ए एन, और टू हमारा क्या है एल, ए एन एल। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चौथा आता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है भाई। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का अर्थ है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हम वायु के सापेक्ष ज्ञात करें, इसके सापेक्ष ज्ञात करें, वायु के सापेक्ष, तो क्या लिखोगे उसके लिए, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक एन एम, एम का मतलब क्या हुआ मीडियम, एम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मीडियम माध्यम। तो हम किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो एन एम बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या इसका अर्थ हुआ, अगर मैं कहूं कि वायु में प्रकाश की चाल आपका c है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है v है, तो एन एम बराबर हो जाएगा आपका c अपान v। इसका डायग्राम कैसे बनेगा बाबू, ऐसे देखो, हमने क्या किया, ऐसे एक प्रकाश की किरण चली, इस प्रकार से आई, यह हो गया हमारा ऊपर का माध्यम हो गया वायु, और नीचे का एक कोई माध्यम हो गया, मतलब जल हो गया, कांच हो गया, कुछ भी हो गया, हीरा हो गया, ऐसे हो गया। अब इस कंडीशन में यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर की ओर जा रही है, तो माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जब हम निकालते हैं तो वह निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, और एन एम बराबर हो जाएगा सी अपान वी के बराबर। और ध्यान से देखो, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर आधारित, ठीक है ना। तो हमारा सी क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल, अभी किसका हो गया, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हमने पहला देखा अपवर्तनांक, फिर क्या देखा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि तीसरा यहाँ हमको पता चल गया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक एन एम बराबर होता है सी अपान वी के बराबर। क्लियर है, समझ आ रही बात। चलिए अब पांचवी बात हम यहाँ पे करते हैं। अब पांचवी बात है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। पांचवा मैं क्या कह रहा हूँ, पांचवा जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो कि यह एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से एक हमने क्या किया, बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने यहां तक वाटर फिल कर दिया और कह दिया कि मान लीजिए कि ये जो जल है उसका अपवर्तनांक हमारा क्या है, एन है, ठीक है। तो अब कोई वस्तु को अगर इसमें डुबोया जाए, अगर इस तरीके से मान लो एक वस्तु को हम डुबो रहे हैं ऐसे, या कोई एक वस्तु डुबो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जब जल में किसी वस्तु को टेढ़ी करके या किसी माध्यम से डुबोया जाए या किसी आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाए, तो वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखाई देती है हमको, कुछ इस प्रकार से। ये बात आप अच्छे जानते हैं, क्लियर ना। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर वस्तु की हमें वास्तविक गहराई पता हो, ध्यान समझना, और आभासी गहराई पता हो, तो इसका अपवर्तनांक हम निकाल पाएंगे क्या। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान है, हम लिखेंगे माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, आभासी गहराई। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं मान लूं कि वास्तविक गहराई हमारा h है और आभासी गहराई h डैश है, तो n बराबर हो जाएगा h अपान h डैश। क्लियर है। तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। साथ ही में अगर अपवर्तनांक दिया हो और इन दोनों में से कोई एक दिया हो, तो हम दूसरी वाली बची हुई गहराई भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बाबू बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान से इसे नोट करते हुए भी चलिए। चलिए हमने यहाँ पे 5 बातें बताई, अभी एक छोटी सी और बात है जो यहाँ पे आपको समझाना है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, प्रश्न आरंभ कर देंगे। प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है, तो नोट कर लीजिए। अब जो हम अगला लेके आ रहे हैं वो बहुत शानदार है, बहुत कंसेप्चुअल है। अब की बात हमारी प्रकाश की किरण 2 माध्यम के बजाय 3 माध्यम से बाबू गुजर रही है। बहुत ध्यान से देखना कैसे है। हम छठे के बाद आपका 5वें के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब 5वां क्या कहता है देखिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो आप कि हमारी प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पे पहला माध्यम हमने ले लिया वायु,
ठीक है जी। दूसरा माध्यम हमने ले लिया द्रव, ठीक, और तीसरा माध्यम मान लो हमने ले लिया कांच। अब की बात 3 माध्यम मैंने लिया, जिसमें क्रमागत रूप में देखें तो वायु और द्रव में कंपेयर करें तो वायु आपका विरल होगा, द्रव क्या हो जाएगा सघन, और द्रव कांच में करेंगे तो द्रव विरल हो जाएगा, कांच क्या हो जाएगा सघन। इस परिस्थितियों में मान लेगा हमने ऐसे एक अभिलंब ले लिया, यह हमने कह दिया कि अभिलंब है एन डैश। तो थोड़ा हम समझ रहे हैं कि प्रकाश की किरण कैसे चल रही है। हमने कहा कि वायु से प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है किसमें, द्रव में। तो जब वायु से प्रकाश की किरण द्रव में प्रवेश करेगी तो इसका ओरिजिनल पाथ तो यह होगा, तो यह अपने ओरिजिनल पाथ पे ना जाके अविलंब की ओर थोड़ी क्या हो जाएगी, झुक जाएगी ऐसे। यह भी बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब फिर यहाँ देखिए, अब इसकी कंडीशन ऐसे होगी, ठीक है। अब इस पे एक अविलंब की अगर हम रचना करें, किसकी रचना करें, अविलंब की, तो अविलंब थोड़ा मैं सीधा कर देता हूं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कहानी क्या होगा। अब यहाँ पे जो कहानी आपके साथ होने वाली है वह यह है कि अब यह विरल होगा, यह सघन हो जाएगा, तो फिर यह अविलंब की तरफ क्या होगी, झुकेगी, तो वह कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है क्या नहीं दिया इसके बारे में समझना। जैसे मैं कहूं कि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर आपको पता है, मैंने कहा कि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो है ए, चाहे ऐसे लिख लो चाहे लिखो आपका एन। द्रव को किससे लिखते हैं, लिक्विड से, एन एल, और वायु को किससे लिखते हैं, एयर से, एन एल ए, ऐसे आप लिख लोगे। या इसी को क्या लिखोगे आप, तो इसी को आप लिखोगे ए एन एल, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। दूसरा, उसी प्रकार से कहूंगा कांच का वायु के साथ अपवर्तनांक अगर आपको पता है तो यह क्या होगा भाई, कांच को आप किससे लिखते हो, तो कांच के बारे में अगर हम बात करते हैं, ग्लास होता है जी से लिखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं एन जी ए या जी एन ए, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। देखिए, दो यहाँ पे हमारे माध्यम है, जो दोनों माध्यम का हम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ले रहे हैं, तो द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया ए एन एल या एन एल ए, और हमारा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया एन जी ए या जी एन ए। तो प्रश्न ये है कि कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। समझ में आई बात, क्लियर है। पहले यह दिया गया था द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा दिया था कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। प्रश्न है कि कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, कैसे बताऊं। बहुत आसान है, बड़ी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा कैसा होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इसका अपवर्तनांक हम निकालने जाएंगे, किसका किसके सापेक्ष निकालना है, तो द्रव का हमें निकालना है किसके साथ, आप सॉरी कांच का निकालना हमें किसके साथ, द्रव के साथ। तो कैसे निकालोगे यहाँ देख लेना। यहाँ हम लिखेंगे अपवर्तनांक किसका भाई, कांच का, तो कांच के लिए जी किसके सापेक्ष, तो आप द्रव के सापेक्ष, तो जी एल, या इसी को हम लिखेंगे एल एन जी। अब ए किसके बराबर होता है, ये बात आपको यहाँ पे क्या करनी होती है, समझनी होती है। जब कभी भी कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालोगे, उस कंडीशन में जो पहला हमारा अपवर्तनांक होगा वो होगा एन जी ए। क्या मतलब हुआ इसका भाई, एन जी ए का मतलब हो गया ग्लास, ग्लास का एयर के सापेक्ष, मतलब कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटा दूसरा क्या होगा भाई, तो दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे अपवर्तनांक द्रव का किसके सापेक्ष, आपका वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमारा जो मान निकल के आ गया वो आ गया आपका एन जी ए अपान एन एल ए के बराबर। और इसी को हम इस प्रकार से अगर लिखें कि आपका द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किया बराबर होगा आपका वायु के सापेक्ष आपका कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष आपका द्रव का अपवर्तनांक। और इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं, बड़ी सरलता से अगर 2 से अधिक माध्यम प्रयुक्त कर दिए जाए तो वहां पे
वायु को छोड़ के अन्य माध्यमों के बीच में संबंध कैसे स्थापित हो सकता है, ये संबंध हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा 5वां नंबर यहाँ पे जो है वो है कि एल एन जी बराबर ए एन जी अपान ए एन एल। अब इसी का प्रयोग करते हुए अब आगे के जितने भी हमारे प्रश्न अपवर्तनांक से संबंधित सारे प्रश्नों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और मजा आएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसीलिए मैंने सारी बातें यहाँ पे क्या कर रखी है, लिख रखी है कि आपको बताते वक्त आपको समस्या ना हो कि कहाँ से उठ के आ गया। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा रनवे मैटर है। कहाँ का मैटर भाई, रनवे मैटर है, आपके बुक के अंदर का क्वेश्चन है। तो हम वहां का क्वेश्चन करेंगे, फिर से बुक के बाद के भी प्रश्नों का क्या करेंगे, यहाँ पर हल ज्ञात करेंगे। नोट करिए। चलिए इसका बेसिक समझने के बाद अब हम बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर जो 2 है वो किस पेज पे है, तो पेज नंबर 165 पे है। ठीक है, जो हमारी नई एनसीईआरटी के बुक है उसके पेज नंबर 165 पे आपका यह प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। क्या कह रहा प्रश्न भाई, तो प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में क्या करता है, प्रवेश करता है। बाबू ये काम करते हैं, ऐसे प्रश्नों का हल करने का सबसे आसान तरीका पहले डायग्राम बनाओ। जब डायग्राम स्पष्ट रूप से बनाओगे ना तो प्रश्न बड़ी आसानी से क्या होंगे, आपके हल हो जाएंगे। जैसे मान लो हमने कह दिया कि इसके कारण हमने माध्यम को 2 भागों में बांट दिया, इसके ऊपर एक अलग माध्यम और नीचे क्या अलग माध्यम। ऊपर का जो माध्यम है वो है वायु, क्या है वायु, और नीचे का जो माध्यम हमारा दिया है वो क्या दिया है, कांच की प्लेट। तो नीचे हमारा कांच, 2 माध्यम हो गए। वायु के लिए हम क्या लिखते हैं ए, और कांच के लिए क्या लिखते हैं जी, जी फॉर ग्लास और ए फॉर एयर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के, अब ये जो कांच का स्लैब है या पूरा जो हमारा कांच का स्लैब है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। किसका अपवर्तनांक दिया भाई, कांच का स्लैब का, वो कितना दिया है 1.50 के बराबर। तो कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से देखो पहले। यह मान लीजिए कि प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, कहाँ से आ रही है भाई, वायु से। कहाँ को प्रवेश कर रही है, तो यह प्रवेश कर रही है कांच, ऐसे प्रवेश कर रही है हमारी। और हमने इस पे किसकी रचना कर ली है, अभिलंब की रचना, इस प्रकार से कह दिया अभिलंब। ठीक है, यहाँ आने वाली प्रकाश की चाल निर्वात में, अभी आपको कहा गया था कि निर्वात में जो हम प्रकाश की चाल लेते हैं वो कितना लेते हैं भाई, वो लेते हैं सी। तो हमारा सी का मान दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, मतलब कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, भी। तो हमें भी का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ जो दिया पहले लिख लो, दिया है निर्वात या वायु, बात एक ही हुई। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और वायु में प्रकाश की चाल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब कांच में जो प्रकाश की चाल होगा वो होगा भी, ये आपको निकालना है। साथ में आपको दिया है कांच का अपवर्तनांक, जो हमारा माध्यम है वो है कांच, कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है वो है 1.50 के बराबर। कमाल की बात है, कौन सा फार्मूला लगाओगे। अब देखो माध्यम क्या है बाबू, कांच, किसके सापेक्ष बात हो रही है, वायु की। तो इस कंडीशन में कौन सा अपवर्तनांक लगाते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आप लिखेंगे चूंकि कांच का अपवर्तनांक, फार्मूला तो हमारा वही होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक से। कांच का अपवर्तनांक क्या लिखोगे, अपवर्तनांक को एन से रिप्रेजेंट करोगे, कांच के लिए क्या लिखोगे जी, तो एन जी बराबर वायु में प्रकाश की चाल तो सी अपान भी। क्लियर है, सी अपान भी। अब यहाँ पे मान रखो, देखिए एनजी का मान कितना होगा 1.50, यही तो अपवर्तनांक है। और सी का मान आपका दिया है 3 × 10⁸। क्या निकालना सर आपको, भी निकालना। इसको बाई 1 कर लो या बाई 1 कर लो, चाहे एक काम करो, हाँ ठीक है बाई 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यह हो जाएगा 1.50 भी इक्वल टू 3 × 10⁸ इतना हो जाएगा जी। अब आप इससे भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या होगा देखो, तो भी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ बाई 1.50। क्या इसमें कोई दुविधा है, एकदम नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या होगा सर,
अब देखिए, अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे तो दो जीरो कहाँ बढ़ेगा, ऊपर, ठीक है। या 1.50 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई 150/100। क्या लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाएंगे सर, कोई समस्या नहीं है। 150 में 100 से भाग दोगे 1.50 ही आएगा। 100 को ऊपर भेज दो, 100 को ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा, देखो 100 को ऊपर भेजेंगे तो v का मान 3 × 100 × 10⁸ कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 300 × 10⁻8/150। अब 150 कम, 150 और 150 दूना 300, तो देयरफॉर v का मान कितना आ गया, 2 × 10⁻8। ये प्रकाश की चाल है तो मीटर पर सेकेंड, तो हमारे यहाँ पे निकल के आ गया v का मान 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी चाल है, तो प्रकाश की, किसमें चाल है, तो यह है कांच में। तो आप लास्ट में लिख दो अर्थात 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मजा आया, समझ में आई चीजें, आसान है, बहुत आसान है। कैसा लगा वीडियो आपको भाई, अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंडों के पास इसे क्या करिए, शेयर जरूर करिए। शेयर करना मत बोलो भाई, बहुत कंजूस हो तो यार, इतना कंजूस है तो तुम लोग सपोर्ट भी नहीं करते यार। अरे हम लोग क्या मांग रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या, हम लोग तो बस इतना ही करेंगे बेटा, आप लोग हम लोग का सपोर्ट करें। जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे, डिजिटल पे आने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर पढ़ाने की कोशिश करें। आप ही के लिए तो कर रहे हैं, हम लोग के बारे में मत सोचो कि हम लोग साथ क्या होगा, आप अपनी सोचो और प्लस हमारी सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए इस क्वेश्चन के साथ, नोट करिए, फिर इसके बाद से हम बात करते हैं इसका अगला प्रश्न जो हमारे बुक से संबंधित है। तो ये तो हमारा हो गया सारे इसके फार्मूले इधर के साइड में, और ये आपका क्या हो गया प्रश्न, तो नोट करें। तो 165 पेज का दूसरा क्वेश्चन जो हमारा न्यूमेरिकल टॉपिक का था, और फिर एक पांचवा क्वेश्चन है, यह पूर्णतः न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल के बेस पर समझने वाला प्रश्न है, बहुत शानदार है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है, समझे बाबू, क्या दिया है भाई, तो यह दिया है हीरे का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक भाई, हीरे का अपवर्तनांक दिया है। अब हीरे का अपवर्तनांक दिया है तो किसके सापेक्ष दिया होगा, वायु के सापेक्ष, तो इसको क्या लिखोगे, तो आप इसे अगर लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे एन, और हीरा को किसे डायमंड से कहता है तो एनडी, एनडी इक्वल टू दिया है 2.42 के बराबर। कह रहे इसका अभिप्राय क्या, आप जानते हैं कि चूंकि हीरे का अपवर्तनांक यह बराबर होगा आपका वायु में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल, यही होगा। आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, क्या पढ़ाया गया था कि किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो उसमें आपने कहा था कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ माध्यम क्या है, हीरा, तो इसलिए हम लिखा कि हीरे का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि एनडी बराबर हो गया C/V। आप जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल C और हीरे में प्रकाश की चाल क्या हो गई V। अब देखिए एनडी का मान दिया कितना, 2.42, तो 2.42 का मान कितना आ गया, C/V, या इसी को हम लिख सकते हैं C/V इक्वल टू 2.42 के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या निकाला जा सकता है, तो यहाँ से अगर हम स्पष्ट रूप से समझे तो आप कहोगे कि यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का यह अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो कितने के बराबर होगा, 2.42 के बराबर। आई बात समझ में, इसी बात को आप लिख दीजिए, आपका ये अर्थात हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका यह अभिप्राय है कि
अभिप्राय का मतलब यह अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 के समान है, के बराबर है या समान है। बस इसका यही है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना गोलू मोलू प्यारा सा क्वेश्चन था आपका, ये तो शानदार क्वेश्चन है, इसे नोट कर ले। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ जो कुछ एनसीईआरटी में है और कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर का है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करने का क्या करेगा बाबू, प्रयास करेगा। चलिए इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ लेके आए हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे इसको ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। हम इसका सॉल्यूशन निकालना है। जो दिया है उसका एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं छोटा सा। मान लो कि हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम है वायु, वायु को किससे लिखोगे बाबू, ए से, और एक माध्यम है जल, जल को किससे लिखोगे, एल से। और एक प्रकाश की किरण वायु से होकर कहाँ की तरफ आ रही है, यह आ रही है जल की, इस प्रकार से, ठीक है। अब कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल सी दिया है आपका 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है, जल में पूछा है, इसका चाल क्या। बड़ा आसान है, आपको क्या करना होगा, साथ में एक और बात दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया 4/3। तो जब अपवर्तनांक शब्द दे दिया है तो क्या अपवर्तनांक का संबंध सी और भी में है क्या, बिल्कुल है। तो जो जो दिया पहले उसको लिखो, आप लिखो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ऐसे हम सी से लिखते हैं, दिया 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ में जल का अपवर्तनांक, अब जल का अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, तो जल का अपवर्तनांक लिखोगे एन, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, एन एल बराबर दिया हुआ हमारा 4/3, ये हमारा दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जल में प्रकाश की चाल, ये प्रकाश की चाल किसमें है, आप लिखेंगे यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल है, सॉरी वायु में प्रकाश की चाल है, जल में प्रकाश की चाल आपको निकालना। और ये हमारा होता है भी, तो भी इक्वल टू हाउ मच, ये आपको बता, बहुत सरल है। आप यहाँ लिखें, तो चूंकि जल का अपवर्तनांक, फार्मूला लगाइए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या लगाएंगे, जल का अपवर्तनांक एन एल, यह बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल मतलब सी अपान जल में प्रकाश की चाल मतलब भी, यह हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पुट करिए, यहाँ देखिए एनएल का मान दिया हुआ कितना भाई, एनएल दिया 4/3, तो हियर इज द 4/3, सी दिया 3.0 इंटू 10⁸, आपको क्या निकालना है सर, भी निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, भी का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4v, और इसका करेंगे तो 3 3 क्या होगा 9.0 इंटू 10⁸, कितना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, भी का मान निकालना है, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तो भी बराबर होगा 9.0 इंटू 10⁸ बाई क्या 4, 4 से काटिए, कटेगा क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पॉइंट लग जाएगा 10, 10 को 4 2 जा 8 और 2 बचेगा 20, तो 4 5 जा 20, तो देयरफॉर भी का मान निकल के कितना आ गया 2.25 इंटू 10⁸, चाल है तो मीटर पर सेकेंड। तो हमारा देखिए यहाँ पे मान कितनी सरलता से निकल के आ गया आपका, तो भी का मान कितना होगा, भी मतलब जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो जल में प्रकाश की चाल होगी 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर। यही बातें आप लिखेंगे, अर्थात जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। अगर इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर ना, आसान है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट करें, इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अब अगला क्वेश्चन देखें कितना शानदार है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। किसका किसका दिया, थोड़ा इसका हल पे ध्यान देना। हल में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो काम करो डायग्राम जरूर बना लिया करो, क्योंकि डायग्राम से चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। ये डायग्राम हो गया हमारा, हमने ऊपर ले लिया माध्यम वायु, इसको ए से लिखते हैं। नीचे माध्यम ले लिया कांच, कांच मतलब ग्लास, जिसे किसे लिखेंगे जी। प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से चलकर इस प्रकार से जा रही है। ठीक, अब ध्यान से समझना। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, इसके सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया 1.5। क्या लिखते हो भाई? तो आप यहां लिखोगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और आप लिखते हैं इसको वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप लिखोगे ए मतलब एयर, एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका? ग्लास का। ANG यह हमारा दिया है 1.5। ठीक है जी, इतना दिया है। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको बता देना है। तो पहला था तो वायु के सापेक्ष था, अब कह रहा है कांच के सापेक्ष बताना है। इसका मतलब वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको बताना है। क्या होगा बेटा ये? तो ये हो जाएगा आपका कांच के सापेक्ष मतलब GnA, ये आपको बताना है। तो बड़ा आसान है। यहाँ देखो N21 और N12 अगर पता हो तो आपने कहा था सर N12 का मान N21 के क्या होता है? बराबर होता है 1/N21 के बराबर होता है। बड़ा आसान। तो आप यहाँ लिखें, इसलिए वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, और यह आपका हो जाएगा GnA बराबर 1/ANG। नहीं होगा? देखो GnA मतलब 1N2 बराबर 1/2N1 हो गया। अब बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू कैसे पुट करोगे? देखो ये हो गया 1 और ANG का मान कितना दिया है? 1.5। मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मान हमारा आ जाएगा GnA, यह बराबर है 1.5 को बेटा आप लिख सकते हो 1/15/10 लिख सकते हो। बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। हम 10 को अगर ऊपर भेजें तो हमारा क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 10/15। काटो इसको, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो ये गया 2/3 निकल के। कितना आ गया आपका? 2/3। अब 3 को 2 से काटिए, कटेगा नहीं। 3 एकम 3, 0.20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। तो हमारे यहाँ पे आ गया GnA का मान आ गया 0.66, ऐसे करके आएगा। आगे और आएगा। अगर हम राउंड अप करें तो इसको 6 5 से बड़ा है, राउंड अप करें तो 1 कैरी कर जाएगा, और देयरफॉर GnA का मान निकल के आएगा 0.67 के बराबर। और अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रक हीन राशि है। तो GnA का मान निकल के आएगा 0.6। अब GnA है क्या? बात समझ में आनी चाहिए ना? तो GnA है वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप लिखें अर्थात वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 0.67 होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाऊ? आंसर। मजेदार है, देखिए कितना आसान है। चले नोट करें, फिर हम इसके आगे प्रश्न कर रहे हैं, उनको भी ध्यान से देखिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न का। अब तीसरा क्या है? देखिए कह रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2। यहाँ पे जल का भी अपवर्तनांक दिया, कांच का भी। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। थोड़ा इसको लिखो। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे भाई? तो जो दिया है उसको लिखो। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जल का। जल को किससे लिखते हो? L से। तो ANL दिया है 4/3 तथा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आप निकाले किसका? कांच का। तो कांच मतलब G, तो ANG बराबर दिया 3/2। क्या पूछ रहा है? जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? जल L के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका? कांच का। ये आपसे पूछा जाता है। ये तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे
LNG, LNG बराबर होता है ANG बटा ANL। बस ऐसे से आप लगा दीजिए। तो आप लिखे चूंकि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और यह हमारा निकल के कहा जाएगा भाई एल सापेक्ष, एल क्या है द्रव या जल, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, कांच का, यह बराबर होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष द्रव का या जल का अपवर्तनांक, इसके बराबर आएगा। बस मान उठा कर रख दो, तुम्हारा मान आ जाएगा। यहाँ देखिए ANG 3/2, ANL 4/3, बस पलट दीजिए इसको। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 3/2 इंटू 3/4, मल्टीप्लाई करोगे LNG का मान आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो हमारा कितना आ गया, LNG का मान हमारा निकल के आ गया 9/8। क्लियर ना, स्पष्ट है? स्पष्ट है? अब क्या करो, इसी को लिख दो, अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 होगा। देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। अक्सर MCQ तथा 1 से 2 नंबर में ये प्रश्न क्या किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अब बच्चे एकदम से भौचक्के हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे ऐसे प्रश्नों करें। बहुत आसान है, आपको फार्मूले सारे पता होना चाहिए, ठीक से पता होना चाहिए, आप आसानी से क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। चलिए इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है दिए गए चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक की क्या करिए, गणना कीजिए। यहाँ पे हमारे जो डायग्राम बना है, ऊपर का जो माध्यम है वायु, क्या है वायु मतलब एयर, नीचे का माध्यम क्या है, द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड एल, ठीक है जी। अब कह रहा है कि इस द्रव का अपवर्तनांक बताओ। तो बड़ी समस्या है भाई, कैसे बताएं, यहाँ तो कोणों के रूप में दिया है। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, इस डायग्राम, यह मान लें कि हमारा अविलंब है एन डैश, ठीक है जी। हमारा इस तरीके से प्रकाश की किरण आ रही है और वो अविलंब की तरफ कुछ इस प्रकार से झुक जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो आपने इसका कहा था कि यह आपतित किरण है या अपवर्तित किरण है, तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना हुआ कोण आई, और अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना हुआ कोण क्या है, अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला था, आपने यहाँ पे स्नेल का नियम निकाला था, यहाँ पे देखिए पहले लिखा गया, और कहा था कि आपतित किरण तथा अविलंब, अपवर्तित किरण तथा अविलंब की जया का अनुपात क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। लेकिन वायु के सापेक्ष अगर हम इस माध्यम का, यहाँ का माध्यम जो है, इस माध्यम का अपवर्तनांक निकाले तो n बराबर होगा sin I अपन sin R के बराबर। तो चलिए यही से हम करते हैं जो हमारा दिया हुआ है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन हम लेते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ तो अविलंब है, लेकिन यहाँ हमारा कोई अविलंब नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा अविलंब कुछ इस प्रकार से कल्पना आप कर लीजिए। आप अविलंब की कल्पना कुछ इस प्रकार से करें। अब आपको इसमें पहचान करनी है कि आई कौन है और आर कौन सा है। तो इतना हिस्सा तो हमारा आई का हो गया, और मात्र इतना ही हिस्सा क्या हो गया, आर का भी हो गया, यह भी आप ध्यान रखिए। तो अब बात यहाँ पे समझनी है कि क्या यह जो मान दिया गया है, ठीक से समझिएगा, यह जो मान दिया गया है यह मान किसका है। तो अब देखो, हम अगर बात करें यहाँ पे, तो यह हमारा समकोण बना रहा है, इतना हमारा क्या बनाता है, समकोण। और यहाँ यह भी अवलंब अविलंब क्या बनाता है, समकोण बनाता है, ठीक है जी। तो अब यह जो मान है ये तो समकोण में प्लस होगा, और यह भी मान जो है समकोण में क्या होगा, प्लस होगा। अब पूरा जो मान है वो 135 है, तो 135 में से अगर 90 घटा दें और यहाँ 120 में से 90 घटा दें, तो यहाँ से आई मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पहले लिखो, चूंकि आई बराबर हो जाएगा हमारा 180, सॉरी, यह हो जाएगा आपका 135 माइनस 90, 135 माइनस 90 घट का कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और आर कितना हो जाएगा भाई, तो आर हो जाएगा हमारा
120 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 120 माइनस 90 और यह हमारा हो जाएगा 30। क्लियर है? समझ आ रही बात? अब आगे, अब आप क्या करेंगे? स्नेल का नियम लगा लिखा, चूंकि स्नेल के नियम से, चाहे हाँ ठीक है, स्नेल के नियम से, और आप क्या निकालने वाले यहाँ पे? यहाँ निकाल लें द्रव का अपवर्तनांक। तो द्रव का अपवर्तनांक यहाँ पे अगर हम एल के माध्यम से लिखें तो यह हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर। कितना होगा? अब देखिए साइन आई, तो साइन आई का मान साइन 45 डिग्री और साइन आर, तो साइन आर का मान क्या हो जाएगा? 30। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? साइन 45 का मान रखना है। कितना हो जाएगा? 1/√2। तो मान उठा के रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 बटे में, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। अब इधर करिए आप इसको लाके, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 1/√2 इंटू 2/1 ऐसा आएगा। अच्छे से आप जानते होंगे। अब यहाँ देखिए NL 2 का 1 में गुणा करोगे 2 और नीचे √2, 2 को क्या हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और नीचे आ गया √2, √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल। तो देयरफॉर NL निकल के आ गया √2 के बराबर। चूंकि अपवर्तनांक है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? अर्थात द्रव का अपवर्तनांक √2 होगा, √2 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। क्लियर है? चलिए इसे नोट करिए, फिर हम इसके आगे का प्रश्न करेंगे। और आज के इस लेक्चर का हम लोग अब लास्ट प्रश्न ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके, ये गुटका है, कैसा है? घनाकार है। एक बना लो, घनाकार है तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी उसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी। हमने इस प्रकार से मान लिया ये गुटका बना लिया, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है, और एक कांच का बना हुआ, और यह इसका तली है जिसके प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, मतलब यह भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और यह ऊंचाई भी इसकी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे दिए। तली पर स्थित एक, यहाँ तली पर कोई एक काला बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, बिंदु की आभासी गहराई की गणना करनी है आपको। इसका आभासी गहराई की क्या करना है? गणना करनी है। अब कह रहा है जबकि कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.6, आपका अपवर्तनांक दिया ग्लास का Ng बराबर दिया है 1.6, तो कह रहा है कि इस बिंदु का आभासी गहराई कितना है? बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ पे जो दिया आप लिखें कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और कांच का अपवर्तनांक जो हमारा है वो है Ng, और Ng का मान दिया 1.6। अब थोड़ा देखो, यह हमारा पूरा कांच है, ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे कोई बिंदु है हमारा, तो यह बिंदु की वास्तविक गहराई कितनी होगी? तो कांच तो ऊपर से देखोगे ना, तो ऊपर से देखोगे तो कांच की जितनी भुजा होगी वही उसकी क्या होगी? वास्तविक गहराई होगी। इसका मतलब है बिंदु का वास्तविक गहराई, इसकी वास्तविक गहराई जो हमारी होगी वो निकल के आएगी घनाकार गुटके की भुजा के बराबर। और घनाकार गुटके की भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसकी वास्तविक गहराई आ गई। अब आपसे क्या पूछा है? आभासी गहराई। तो बिंदु का आभासी गहराई आपसे पूछा गया है, यह आपसे पूछा गया कहाँ कितना होगा। तो यह बिंदु है कहाँ? तो यह हमारा ग्लास में है, शीशे में है। तो शीशे का अपवर्तनांक तो आप लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि शीशा या कांच का अपवर्तनांक यह आपको पढ़ाया गया है कि वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यह आपको पढ़ाया गया, समझाया गया। अभी कुछ देर पहले मैंने भी समझाया आपको। कांच का अपवर्तनांक Ng, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई कितना दिया है? 4। आपको क्या निकालना है? आभासी गहराई। मान रख दीजिए। अब Ng का मान दिया कितना? 1.64, और यहाँ पे हो गया आभासी गहराई।
क्लियर है? मैं इधर करता हूँ। 1.6 को आप बाई 1 लगा लीजिए और यहाँ लिखें 1.6 गुणे आभासी गहराई बराबर हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक, केवल आभासी गहराई कितना होगा? आभासी गहराई निकल के आ जाएगा 4/1.6। अब 1.6 को हम लिख सकते हैं 4/16/10। 10 ऊपर चला जाएगा, यह हमारा हो गया 4 गुणे 10/16 और 2 पचे 10, 2 अठे 16, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2.5 दूना 5। देयरफॉर आभासी गहराई जो निकल के आ गई हमारी, यह हमारी कितने के बराबर आ गई? यह आ गई 2.50 के बराबर। तो जो बिंदु है उस बिंदु की आभासी गहराई निकल के आ गई आपकी 2.50 के बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी पॉसिबिलिटी तक के सारे प्रश्न हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कंप्लीट करा दिए हैं। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगले में, जहाँ पर हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। कैसा लगा वीडियो? अपना कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखिएगा, अपना जो भी आपको समझ में आता है वो रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं अगले में, जहाँ पे हम लेंसों से संबंधित क्या करेंगे? बात करेंगे। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।